हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने देखा था कि ब्लडी वीक में एक नया गेम शुरू हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स के लॉकर में एक नोट होगा। उस नोट पर जो नाम लिखा होगा उसे सर्वाइवल के लिए मारना होगा। अगर वो सही समय पर उसे नहीं मार पाता तो सजा के रूप में उसे खुद मरना पड़ेगा। इसके लिए आधे स्टूडेंट्स के नोट पर नाम लिखा होगा और बाकी आधे स्टूडेंट्स के नोट पर नाम नहीं लिखा होगा। और हम देख सके थे कि जेन के नोट पर कोई नाम नहीं लिखा था। फिर हमने एपिसोड के अंत में देखा कि जेन अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। असल में वो हर रात कहाँ जाती है और क्या वो किसी गैंग से जुड़ गए हैं? उसी समय हम निकी को देखते हैं जो उसे कहीं ले जा रही है ताकि उसके फ्रेंड्स के बारे में कुछ पता चल सके। और फिर एपिसोड 9 शुरू होता है। तो एपिसोड 9 की शुरुआत निकी की एंट्री से कुछ दिन पहले होती है, जब जेन गैंग के लड़कों का पीछा कर रही थी और वो ब्लैक गाय फिर से यहाँ वापस आ जाता है और जेन उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाती। उसी समय उसे सुनाई देता है कि लड़के कह रहे थे, अचानक एक आउटसाइडर को को लीडर क्यों बनाना पड़ा। यानी वो उसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसने नई गैंग ज्वाइन की थी लेकिन बहुत कम समय में को लीडर बन गया था। और बाकी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम उस नए लड़के से कहीं ज्यादा केपेबल हैं को लीडर बनने के लिए, फिर लीडर ने हमें क्यों नहीं चुना। वैसे भी वो इसी बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जेन उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाती और उसी समय वो उस लड़के का नाम लेती है और उसका सम्मान भी करती है। लड़के फिर से ये शब्द सुनते हैं। तब उनमें से एक कहता है, वहां कोई और नहीं है, जैसा पहले हुआ था वो लड़का फिर से यहाँ आ गया है। फिर वो जल्दबाजी में सिगरेट पीते हैं और अपनी बस में वापस जाना चाहते हैं क्योंकि वो पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। बस यहीं वो लोग चले जाते हैं। जेन उस समय उस लड़के के साथ थी। जेन उस लड़के से कहती है, आज मैं तुम्हारे लिए थोड़ी लेट हो गई थी, क्या तुम जानते हो। ये कहकर वो उस लड़के का सम्मान करती है और फिर से उठ जाती है। तभी निकी कोल्टर एंटर करती है। वो जेन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और यहीं से बहुत सारे सीन शुरू होते हैं। उसी दिन के समय में माइकी ने अनाउंसमेंट किया और जब एस और जेन साथ थे तब वो वापस जाता है। और जब जेन एस से पूछती है, क्या तुम इस गेम के बारे में पहले से जानते थे, तो एस कहता है, नहीं। फिर जैसा हमने पहले देखा था, जेन को पता चलता है कि इस गेम में उसे हंटर बना दिया गया है, यानी उसके पास कोई नाम नहीं था। फिर हम उस रात डॉर्मिटरी देखते हैं जहां जेन और मैट साथ थे। मैट ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। मैट कहता है, जेन कहती है। मैट कहता है, जेन कहती है। मैट कहता है। फिर जेन सोचती है, मैट कभी मुझे कुछ नहीं कहता लेकिन मैं सबसे ज्यादा उसी पर भरोसा करती हूँ। इस स्थिति में इस जगह पर मैं अपने फ्रेंड्स के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती। फिर वो मैट से पूछती है, तुम्हारा टारगेट कौन है, आज तुम्हारे लॉकर की शीट पर किसका नाम लिखा था। मैट कहता है, जेन कहती है। मैट कहता है। फिर जेन पूछती है, तुम्हें जो शीट मिली थी उसमें क्या लिखा था। लेकिन मैट के पास कोई जवाब नहीं है। वो कहता है, भले ही मुझे शीट मिल जाए तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए इस समय मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, तुम मेरी दिल की क्वीन हो। और वो जेन से पूछता है, क्या तुम सच में मेरी क्वीन बनोगी। जेन समझ जाती है कि अभी लड़के के साथ सीरियस बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो अभी अपने होश में नहीं है, इसलिए वो और बात नहीं करना चाहती। वो मैट को अंदर ले जाना चाहती है। जब वो मैट को रोकने वाली थी, अचानक मैट बेड से उठ जाता है। जेन चेक करती है कि उसे क्या हुआ है और वो सिर्फ उसके बेड के ऊपर से कपड़े देख पाती है। वहां बहुत सारा खून था। जेन पूछती है, ये सब कैसे हुआ। मैट कहता है, आज जो प्रैक्टिस हमने की थी वो टेस्टिंग के दौरान हुआ। जेन कहती है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। वो इस बार उसे बहुत सावधानी से उठाती है। फिर धीरे धीरे उसे अपने रूम में ले जाती है ताकि उसे बेड पर ना बैठना पड़े। फिर जेन मैट से कहती है, एक कहानी जानती हूँ जो बहुत यूनिक है। एलिसन मुझे ये कहानी हमेशा सुनाया करती थी। मैट कहता है, यूनिक कहानी, तो मुझे भी सुनाओ। फिर जेन कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है, एक लड़की थी, वो फेमस या अमीर नहीं थी लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। उसकी सौतेली माँ और 2 सौतेले भाई थे जो उसके साथ नहीं बनते थे। वो हमेशा उसके प्रति क्रूर रहते थे और उनकी क्रूरता की वजह से वो खुद को हीन समझने लगी थी। वो खुद को इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं समझती थी। फिर वो रात आई जिस दिन उसके गांव के पास बॉल डांस का आयोजन हुआ था, लेकिन वो वहां नहीं जा सकी। मैट कहता है, मैंने ये कहानी पहले सुनी है, ये तो बिल्कुल सिंड्रेला की कहानी जैसी है। जेन कहती है, हाँ लेकिन ये एक रीमिक्स कहानी है। मैट कहता है, क्या कहानी है या रीमिक्स। जेन कहती है, हाँ है। जैसे इस कहानी में सिंड्रेला की तरह लड़की ने हाई हील्स नहीं पहनी थी, वो बहुत साधारण चप्पल पहनकर गई थी और गोल्डन कोच की जगह वो ट्राईसाइकिल से गई थी। तो तुम कहानी को नए तरीके से इमेजिन करो। फिर मैट उस दिन की कहानी याद करता है जिस दिन वो दोनों पार्टी में साथ आए थे। तब मैट पूछता है, इस कहानी में प्रिंस का नाम क्या है। जेन कहती है, मैथ्यू। मैट कहता है, क्या खूबसूरत नाम है। फिर जेन कहती है, उस रात वो दोनों मिलते हैं। फिर वो पूरे रात साथ डांस करते हैं।
फिर वो उन पलों को याद करती है जब वो दोनों साथ थे। जेन कहती है, जब वो दोनों साथ थे उस समय उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें पता था कि उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तब मैट कहता है, शायद मुझे पता है कि अंत में क्या होने वाला है। मैंने सिंड्रेला की कहानी सुनी है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि अंत में उन दोनों के साथ क्या होता है। जेन कहती है, हाँ, ये उनकी हैप्पी एंडिंग है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। मैट कहता है, कितनी आसानी से कहानी में वो एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं और साथ रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होता। भले ही तुम किसी से पूरी जिंदगी प्यार करो, एक दिन अचानक कोई नया आ जाता है, वो तुम्हारी जगह ले सकता है। असल में मैट बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था। जेन भी ये सुनना चाहती थी मैट से। उसके पास और कुछ कहने को नहीं था। वो उसे रेस्ट करने को कहती है और जाने वाली होती है। तभी मैट उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जेन से कहता है, जेन, मुझे प्रॉमिस करो। जेन पूछती है, कैसा प्रॉमिस? मैट कहता है, प्रॉमिस करो कि जब तुम अपनी जिंदगी में उस शख्स को पालोगी जिससे तुम प्यार करती हो, वो तुम्हें पहचानेगा, वो तुम्हें किसी एक्सीडेंट में अकेला नहीं छोड़ेगा, वो किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ रहेगा, भले ही वो शख्स तुम्हारे लिए गलत हो। जेन पूछती है, तुम ये क्यों कह रहे हो? मैट कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। जेन कहती है, मैं तुमसे ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तब मैं क्या करूंगी अगर मैं सच में ऐसी स्थिति में फंस गई तो। मैट कहता है, ठीक है, अब और क्या कर सकता हूं। फिर वो जेन को गुड नाइट कहता है। जेन भी उसकी तरफ मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो वो मुड़कर उसकी तरफ एक खास नजर से देखती है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, एक लड़की घायल हो गई थी और एक लड़का उसकी मदद कर रहा था। जेन इन सब से आगे थी और ठीक उसी समय अचानक जेरोम उसके सामने आ जाता है। जेन थोड़ी डर जाती है, लेकिन उसकी नजरें दूसरी तरफ थीं। जेरोम कहता है, मैं यहीं से गुजर रहा था और अचानक मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया। फिर जेन पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? जेरोम हाथ हिलाकर कहता है, वो वहां है। फिर हम वेनेसा को एक लड़के के साथ देखते हैं। जेन उस लड़के को अच्छे से नहीं देख पाती, इसलिए वो जेरोम से पूछती है, ये लड़का कौन है? जेरोम कहता है, और क्या हो सकता है सिवाय लियाम के। ये कहकर जेरोम थोड़ा सीरियस हो जाता है। जेन मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है कि अभी तुम क्या सोच रहे हो। जेरोम कहता है, चलो बाकी लोगों को साथ में ढूंढते हैं। फिर जेन कहती है, ठीक है, मुझे बताओ, तुम्हारे लॉकर के पेपर पर किसका नाम लिखा था? जेरोम सीरियस होकर कहता है, अनोनिमस। तुम जानती हो, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, किसी को बताना बेहतर नहीं है। जेन कहती है, क्या तुम उसका नाम लिखे वाले को मारोगे? जेरोम कुछ नहीं कहता, वो डर जाता है। जेन कहती है, मैं क्या कह रही हूँ, तुम ये नहीं कर सकते। फिर जेरोम कहता है, क्यों नहीं कर सकता? अगर सरवाइव करने का यही एकमात्र तरीका है तो हमें करना ही पड़ेगा। जेन फिर पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? जेरोम कहता है, हाँ, मैं डेफिनेटली करूंगा। अब समस्या यह है कि मैं हम सब के बीच जोकर हूं, इसलिए कोई मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है। जेन कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं, कम से कम तुम्हारे जैसे किसी को मारना कभी पॉसिबल नहीं है। जेरोम कहता है, इतना यकीन मत करो और मुझे बताओ तुम क्या करोगी। जेन कहती है, मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है। जेरोम फिर पूछता है, तुम्हारे चीता पर किसका नाम लिखा है? जेन कुछ नहीं कहती। जेरोम कहता है, उसके चीता पर कोई नाम नहीं लिखा था, उसे हंटेड बना दिया गया है। फिर वो कहता है, क्या मैट को इस बारे में पता है? जेन कहती है, मैट को कैसे पता होगा, मैं उसे कब बताऊंगी? कल वो नशे में था, उस समय मैं उसे क्या बताती? उसने अकेले पूरी बोतल पी ली थी। फिर क्या तुम समझ सकते हो कल रात उसकी क्या हालत थी? वो इन सब बातों के बारे में बात करने वाला था। और ठीक उसके सामने वो मिया को देखती है। मिया उस समय कॉरिडोर में लेटी हुई थी। उसी समय जेरोम उसका नाम पुकारता है। ठीक उसी समय एक लड़की चाकू लेकर उसके पीछे से आक्रामक तरीके से आती है और वो समझ पाने से पहले ही उस पर अटैक कर देती है। जेरोम और जेन इस स्थिति से बहुत डर जाते हैं। वो भी उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उसी समय मिया आगे दौड़ जाती है। वो चाकू को लड़की की तरफ घुमा देती है और उस पर अटैक नहीं करती। उसी पल जेरोम और जेन आ जाते हैं। वो दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की अभी भी बहुत आक्रामक थी। वो लड़की कहती है, मुझे खुद को बचाने के लिए उसे मारना ही होगा। जेरोम लड़की को पकड़ लेता है और एक बार चाकू लड़की के हाथ से गिर जाता है और मिया जेन के हाथ से निकल जाती है। फिर वो चाकू अपने हाथ में ले लेती है। वो लड़की पर बार बार अटैक करती है। ये देखकर दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वो लड़की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। मिया उसके पास दौड़ कर आती है और वो लड़की उसी पल वहां मर जाती है। फिर जेरोम मिया के पास दौड़ कर आता है, क्योंकि मिया पहले ही उस चाकू से घायल हो चुकी थी। मिया इस स्थिति को लेकर बहुत परेशान थी। क्या मैंने इस लड़की को मार दिया? जेन कहती है, इन सब बातों की चिंता मत करो,
तुमने ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया था, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था। फिर वो जेरोम से कहती है कि मिया को जल्दी से उठाओ। जेरोम उस समय समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसके सामने उस लड़की की हालत मिया से भी ज्यादा खराब थी। जेरोम सोचता है क्या वो लड़की जिंदा है। फिर जेन कहती है मिया को जितनी जल्दी हो सके बचाओ, वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रही है, हमें उसे अभी ले जाना होगा। फिर वो लोग उसे जितनी जल्दी हो सके क्लिनिक में ले जाते हैं। वहां डेव था। जेन देखती है कि क्लिनिक का दरवाजा बंद है। वो बार बार नर्स के दरवाजे पर दस्तक देती है। तब नर्स कहती है हम क्लिनिक का दरवाजा अभी नहीं खोल सकते। जेन कहती है क्या तुम पागलों की तरह बात कर रही हो, अब समय नहीं है और ये क्लिनिक है, फिर क्यों नहीं खुलेगा। तब नर्स कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, क्लिनिक आज बंद है। फिर जेन कहती है लेकिन ये इमरजेंसी केस है, अगर तुम अभी कुछ नहीं करती तो वो मर सकती है। जेन बार बार उनकी मदद के लिए कहती जाती है। तब नर्स कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वो बोर्ड की तरफ देखकर कहती है ये मैडम वायलेट का ऑर्डर है, हमारे लिए क्लिनिक बंद रखो। ये देखकर जेन चीखकर कहती है तुम लोग सच में मॉन्स्टर हो, हमारी मदद करो प्लीज। डेव या जेरोम बार बार मदद के लिए कहते जाते हैं, लेकिन नर्स बहुत मजबूती से खड़ी रहती है। फिर जेन कहती है अपनी वाइफ पर नजर रखो, मैं अभी मदद करने आ रही हूँ। ये कहकर जेन वहां से चली जाती है। फिर वो सुप्रीमो के रूम की तरफ दौड़ती है, जहां उस समय बाकी सब लोग मौजूद थे। जेन को वहां देखकर एस कहता है मिस शॉन, अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी तुम्हारी जरूरत थी। लेकिन जेन कुछ नहीं कहती। एस उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। तब मिस कल्टर कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर जेन एस से कहती है प्लीज क्लिनिक खोल दो, मेरी फ्रेंड मिया बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रही है, क्या तुम हमें क्लिनिक में नहीं जाने दोगे, क्योंकि ये मैडम वायलेट का ऑर्डर है, लेकिन अगर हम अभी कुछ नहीं करते तो मिया मर जाएगी, इसलिए प्लीज मदद करो। लेकिन एस मदद करने के बजाय हमेशा की तरह कहता है मुझे इस काम के लिए समय नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर जेन उसे मिन्नत करना चाहती है, इसलिए वो उसकी मदद चाहती है, लेकिन एस अपना हाथ उससे नहीं छुड़ाता और इस टॉपिक को बदलना चाहता है। ठीक उसी समय जेन के पास और कुछ नहीं बचता। वो उसके पास रखा चाकू निकाल लेती है और सीधा एस की गर्दन की तरफ कर देती है। फिर जेन कहती है क्लिनिक का दरवाजा खोल दो, यही सब तुमने मेरे साथ किया, तुमने पहला नियम तोड़ दिया। जेन के हाथ में चाकू देखकर टीचर कहता है ये चाकू तुम्हें कहां से मिला, ये अलग है। तब एस सबको कहता है तुम अभी अपने होश में नहीं हो, तुम क्या कर रही हो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना साहस कहीं और दिखाता, तुम्हारी तरह पागल नहीं हो जाता। फिर जेन कहती है मुझे इंतजार करने का समय नहीं है, तुम बस अभी मेरे साथ आओ और क्लिनिक खुलवा दो। हमें मदद चाहिए, सिर्फ मिया के लिए नहीं, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स जो ब्लडी वीक से पीड़ित हैं, उन सबको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनकी हालत बहुत खराब है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है एस, मुझे पता है सिर्फ तुम्हारे पास ही सबको रोकने की पावर है। तब आयरिस कहता है हाँ मेरे पास बहुत कुछ करने का अधिकार है, लेकिन मैं मिस वायलेट के ऑर्डर की अवज्ञा नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी फ्रेंड मिया के लिए मैं एक एक्सेप्शनल डिसीजन ले सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, अगर मैं अब क्लिनिक खोलता हूँ तो इसके बदले में तुम्हें एक बड़ा त्याग करना पड़ेगा। जेन कहती है मुझे नतीजे की कोई परवाह नहीं है, अब सिर्फ एक ही चीज मेरे लिए मायने रखती है और वो है मिया की जान। तुम बस क्लिनिक खोल दो और मिया की मदद करो। फिर वो गंदे तरीके से पूछता है क्या इस अपराध के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा सेक्रेटरी की पोजीशन से। ठीक उसी समय एस गोली मारकर उसे चुप करा देता है। एस जेन की तरफ देखकर कहता है मिस शॉन, क्या तुम पक्की हो, क्या तुम उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज बुक करने को तैयार हो। जेन कहती है हाँ, क्योंकि अगर आज मिया मेरी जगह होती तो वो भी यही करती। एस कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, और वो चाकू नीचे करके कहता है चाकू को आगे रखो, आज जो भी तुम कर रही हो बाद में तुम्हें इसकी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एस जेन के लिए सॉरी कहता है और उसके साथ क्लिनिक में आ जाता है। वहां वो नर्स के पास जाता है और कहता है अब दरवाजा खोल दो। नर्स आवाज सुनकर कहती है एक शब्द भी मत बोलो, साथ में दरवाजा खोलो। फिर जेन कहती है अब अपनी ड्यूटी पर वापस जाओ और हमेशा ऑपरेशनल टास्क को एक्टिवेट रखो। तब नर्स कहती है मैडम, वायलेट से ऑर्डर आया है कि क्लिनिक बंद रखो। अब मैं कह रही हूं, क्या मैं गलत हूं? एक पेशेंट इस तरह इमरजेंसी में है और तुम मदद करने के लिए क्या कर रही थी? तब मिस चा कहती है इस समय बहुत सारे ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर एस कहता है बाकी सबको साइड में रखो और पहले मिया का इलाज करो और बाकी विलेजर्स को अभी अंदर मत आने दो। फिर ये देखा जाता है कि उस समय मिया बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रही थी और नर्स घाव पर प्रेशर बनाने की बजाय जल्दी से बैंडेज लगा देती है। इससे ब्लीडिंग रुक जाती है और वो सब रिकवर हो जाते हैं। फिर हमारा ब्लडी वीक दिखाया जाता है, जहां बड़े गैंग के 2 स्टूडेंट्स मास्क पहनकर दिन के समय एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। जितना हो सके वो दूसरे ग्रुप्स के लोगों को मार रहे थे। फिर जेन को क्लिनिक के अंदर दिखाया जाता है, जहां जेन हाथ धोने आती है और उस समय एस उसके बगल में खड़ा था। एस उसके पास आता है और उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है।
तब जेन कहती है, जाओ और मुझे सजा दो, जो भी तुम करना चाहते हो, मेरे फ्रेंड्स को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। फिर एस कहता है, तुम हर समय इतनी केयरलेस क्यों रहती हो? जेन उससे बात करना चाहती है। तुम हर समय मेरे मेस में मुझे देखकर शॉक हो जाते हो और तुम ही वो एकमात्र शख्स हो जो मुझे बार बार ये करने का साहस देते हो। फिर जेन कहती है, मुझे इतना सुनना नहीं है, बस मुझे बता दो कि मेरी सजा क्या है। क्या मुझे 2 महीने तक कैफेटेरिया साफ करना पड़ेगा या मुझे पूरे कैंपस को 1 हफ्ते तक साफ करना पड़ेगा? मैं जो भी कहोगे वो करने को तैयार हूं। तब एस कहता है, इनमें से कुछ भी नहीं, तुम्हारी सजा मौत है। मौत का शब्द सुनकर जेन यकीन नहीं कर पाती। जेन पागल होकर कहती है, क्या मुझे मरना पड़ेगा? तब एस जेन से कहता है, चिंता मत करो मिसेस, मैं तुम्हें शनिवार तक का समय दे रहा हूं। तुम्हारे पास शनिवार तक समय है, इसलिए तुम इस समय को जैसा चाहो वैसा बिता सकती हो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। याद रखना, जो भी तुम करोगी, शनिवार की रात को तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। शायद तुम भूल गई हो, हेल यूनिवर्सिटी में कुछ भी इतना आसान नहीं है। यहाँ सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। यहाँ बहुत सारे नियम और रेगुलेशंस हैं और तुमने सुप्रीम कोर्ट से नफरत करने का साहस किया। इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। फिर वो जेन से सॉरी कहता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मतलब मीनिंगफुल होगा। जेन कहती है, हाँ, मियाँ की जान के बदले में ये मीनिंगफुल है। चूंकि मियाँ चली गई है इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझसे एक आखिरी फेवर कर सकते हो? जो अब हमारे बीच हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चले। मैं सबसे छुपकर मरना चाहती हूँ और मेरे फ्रेंड्स के लिए मुझे नहीं पता कि मैं क्यों और कैसे मारी गई। एस कहता है, तो ऐसा ही होगा, लेकिन तुम शनिवार की रात के बारे में नहीं भूली हो। एस ये कहकर वहां से चला जाता है। फिर डिशु वापस आ जाता है। जब निकी जेन के पास आती है और उस पर वो मास्क फेंक देती है। जेन वो मास्क नहीं पहनती और निकी का फॉलो करती है। निकी असल में ब्लैक ब्लड गैंग की क्वीन थी, यानी उसकी पोजीशन बहुत ऊंची थी। जब वो वहां जाती है तो उसके गैंग का एक मेंबर कहता है, निकी तुम कहाँ थी? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और बॉस तुम्हें स्पीच भी नहीं देना चाहता। निकी कहती है, मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे बस कुछ काम था, इसलिए मैं यहाँ आई। तब जो लड़का उसमें इंटरेस्टेड था वो जेन को फेंक देता है, उसे अंदर जाने नहीं देता। तब निकी कहती है, वो मेरे साथ है, उसे आने दो। जब वो दोनों थोड़ा और अंदर जाते हैं, वो रेड हेयर वाले लड़के को देखना चाहती है। वो उन्हें फिर से रोक देता है और निकी से कहता है कि इस लड़के का फॉलो करो। असल में सब यहाँ जेन को लड़का समझ रहे थे। तब निकी कहती है, वो यहाँ नहीं है और उसे परेशान करने की कोशिश भी मत करना, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तब वो लड़का कहता है, देखो अब स्ट्रीट वाले लोग भी यहाँ आने लगे हैं और क्या इस लड़के को पता है कि वो खुद को कुएं में फेंकने वाला है? निकी उसकी परवाह नहीं करती और आगे बढ़ती जाती है। वो रेड हेयर वाला लड़का उसका पीछा करता रहता है। एक बार निकी स्टेज के फ्रंट में जाती है और वो उन्हें फिर से रोक देते हैं। तब वो रेड हेयर वाला लड़का जेन से कहता है, तुम्हारी खुशबू सच में बहुत अच्छी है। क्या तुम लड़कियों वाला परफ्यूम यूज करती हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम पर थोड़ा ज्यादा लगा दिया है जिसकी वजह से तुमसे कूड़ी की खुशबू आ रही है? वो कहता है। वो अपना हुडी पहनने जाता है और जेन अपना हाथ उस पर रख देती है। जेन के साहस को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तब वो रेड हेयर वाला लड़का जेन को बुली करने वाला था। ठीक उसी समय एक लड़का पीछे से आता है, उसे वहां से ले जाता है और जेन उस पल भाग जाती है। फिर सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जब निकी उनके बीच से एंटर करती है, उसे देखकर सब चीयर अप करने लगते हैं। तब निकी स्टेज के टॉप पर जाती है। फिर इस गैंग का बॉस वहां आता है और दोनों वहां सबके सामने किस करते हैं। ये देखकर बाकी सब चीयर अप कर रहे थे और जेन बहुत सिक फील कर रही थी। तब वो रेड हेयर वाला लड़का जेन के पास दौड़कर आता है। वो रेड हेयर वाला लड़का जेन से कहता है, मैं पूरी तरह से ऑन हूँ, बस अभी किसी को किस करने की जरूरत है। वो जेन से ये कहता है और कहता है, तुम्हारे होंठ लड़कियों जैसे सॉफ्ट है। मतलब वो लड़का पहले से ही जेन पर शक कर रहा था। वैसे भी थोड़ी देर किस करने के बाद उनका बॉस गाली गलौज शुरू कर देता है। वो कहता है, क्या तुम सोचते हो फ्रेंड्स, जब हमने इस गैंग की शुरुआत की थी उस समय हम सिर्फ 10 लोग थे और अब अगर हमारे गैंग के मेंबर्स सोना चाहें तो रात से सुबह हो जाएगी। वो आगे कहता है, अब ब्लडी नाइट हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। क्लासरूम से लेकर आउटडोर तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम कई सालों तक चुप रहे थे। उस समय हमारे सामने बहुत सारे लोग मर गए थे, लेकिन अब किसी में इतना साहस नहीं है कि ऐसा कर सके। ये सारी स्पीच सुनकर बाकी सब लोग चीयर अप करने लगते हैं। वो कहता है, हम सिर्फ लड़ाई नहीं करते, एक दिन हम सफलतापूर्वक यहाँ से बाहर निकलेंगे। हम सब एक न एक दिन यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर वो एक उदाहरण देता है, एक समय मूसा ने लाल सागर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हम भी इसी तरह इस बड़ी दीवार को तोड़ देंगे और सब इस हेल यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा करने के लिए हमें सबको मजबूत होना होगा। हमें मजबूत रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अब एक और व्यक्ति मेरी मदद करेगा।
मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो तुम सबका नेतृत्व मेरी तरह कर सके, जो सारे रिस्क ले सके। आज रात मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा, हमारे ब्लैक ब्लड गैंग के नए को लीडर से। ये सुनकर सब ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। कौन हो सकता है वो को लीडर? फिर वो मैट को सबके सामने बुलाता है। ये सुनकर जीन स्तब्ध रह जाती है, वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाती। फिर मैट सच में वहां आ जाता है। मैट नया को लीडर है। मैट को यहां देखकर जेन को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। यहां आने की शुरुआत से जेन ने एक दिन मैट को कुछ लड़कों के साथ देखा था और वो पूछ रही थी कि इन सब लड़कों के साथ क्या चल रहा है। उस समय मैट ने कहानी भुला दी थी। अब जेन समझ पा रही है कि उसी समय से मैट इन सब में शामिल हो गया था और निकी जानबूझकर जेन को यहां लाई थी ताकि ये बात पता चले। फिर निकी औपचारिकता के तौर पर एक सिल्क स्कार्फ गरम करती है और बॉस उसे मैट के कंधे पर डाल देता है। मैट दर्द से चीखने लगता है। फिर निकी उसका मास्क पहना देती है और गैंग के को लीडर के रूप में उसे एक लॉकेट देती है। जेन ये सब एक साथ सहन नहीं कर पाती। वो गुस्से और दुख के साथ वहां से बाहर निकल जाती है। रेड हेयर वाला लड़का भी इस बात का ध्यान रखता है। जेन उसके साथ बाहर निकलती है। वो अपना मास्क खोलकर गुस्से और दर्द में चीखती रहती है। उसी समय रेड सिल्वेनिया उसके पीछे खड़ा था। वो पीछे से कहता है, तुम थोड़ा ज्यादा शोर कर रही हो। जेन बिना उसे देखे कहती है, तुम्हें क्या मतलब? फिर वो सोचती है असली रेड सिल्वेनिया उसके सामने खड़ा है। और इसी क्रिटिकल मोमेंट पर यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम मैट का बैक स्टोरी देखेंगे। वो इन सब में कैसे और कब शामिल हुआ। असल में मैट इन सब में शामिल हुआ सिर्फ अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, खासकर जेन को बचाने के लिए। उसका कोई और इंटेंशन नहीं था। फिर वो एक एक करके फाइट जीतता है और करंट को लीडर की पोजीशन ले लेता है। जब जेन उसे देखने जाती है तो वो मैट को देखकर सोचती है, फ्रेंड्स ऐसे होते हैं क्या? एक दूसरे से झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब हमारे अंदर कब आ गया? वो धीरे धीरे मैट को इग्नोर करने लगती है और उससे दूर चली जाती है। उसके मन में मैट को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। फिर एपिसोड के अंत में वो इस ब्लैक मैन को देखती है। जेन पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो मैं तुम्हें होई कहकर बुलाऊंगी। तभी एस यहां आ जाता है। अंत में जेन को पता चलता है कि इस ब्लैक मैन का कोई रियल नाम नहीं है। तभी जेन एस के लिए एक चेंज सोच सकती है। एस कहता है, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर यह दिखाया जाता है कि इस हेल यूनिवर्सिटी में सुप्रीमो सबसे ज्यादा इसी ब्लैक मैन से डरता है और वो उसके गोद में बैठ जाता है। और जेन इसे देखकर मजा लेती है और वो दूर से मैट को देखती है। तब एस जेन से कहता है, यहां बात करने की कोई जगह नहीं है, तुम्हें मजबूत होना होगा। जेन कहती है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। एस कहता है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं खत्म होता है। मैं यहाँ एक स्पॉइलर देने वाला हूँ। जो स्पॉइलर नहीं लेना चाहते वो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ पता होगा, जैसे सेक्शन ई हेल यूनिवर्सिटी भी एक स्टोरी है जो पहले लिखी गई थी और ये ड्रामा उसी स्टोरी पर आधारित है। तो स्टोरी में रे सिल्वेनिया और एस सिबलिंग्स हैं, यानी एस का भाई है और कार्नी द ब्लैक कैट रे सिल्वेनिया का सौतेला भाई है। और जो भी ग्रुप यहाँ है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय मैडम वायलेट फ्रांसिस्को से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। आगे और भी ज्यादा मिस्ट्री है और ये 9 टाइम्स रिन्यू होगा जो जून तक चलेगा।